Once again, welcome in our YouTube channel Krishi Classes. This is Sashi Chauhan. Students, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या देखी थी? हमने अपने लास्ट क्लास में मेगास्पोरोजेनेसिस देखा था। हमने देखा था कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म होते हैं। फिर हमने ये देखा था मेगास्पोरोजेनेसिस के फीचर्स क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन कैसे होता है। फिर हमने देखा कि मेगास्पोरोजेनेसिस में फोर न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें से 3 डिजनरेट जा रहे थे और एक जर्मिनेट हो रहा था। और ये जर्मिनेट होकर के न्यू बॉडी फॉर्म कर रहा था, या कह सकते हैं कि मेगास्पोर वेल डेवलप्ड हो रहा था या फर्टाइल हो रहा था। और उस मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था कि कैसे लास्ट क्लास में कि कैसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम उसको बाय स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हमने स्टूडेंट्स अपनी लास्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि कोरोना वायरस, बिबोनिक प्लग और G4 वायरस का नाम दिया था। आज हम जो है अपने वीडियो के लास्ट में आपको G4 वायरस से रिलेटेड कुछ अपडेट करेंगे, जो अभी लास्ट 1 वीक में कुछ अपडेट आए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको G4 वायरस के बारे में पता चलेगा और बाकी हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं, लास्ट टॉपिक पे जाते हैं अपना ये 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, जो हमने इसे स्ट्रक्चर बनाया था, ध्यान होगा आपने अगर मेरा पिछला क्लास अटेंड किया होगा तो देखा होगा कि ऐसे 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन रहे थे, जिसमें से ये 3 डीजनरेट जा रहे थे। इट्स मीन्स क्या, ये कंप्लीटली डीजनरेट होकर के एक पूरे ऐसे सेल का फॉर्मेशन कर रहा था। ओके, स्ट्रक्चर अगर आप बीच में आप समझना चाहते थे छोटे से स्ट्रक्चर में देखिए, ये क्या हो रहा है, डीजनरेट होकर के बस एक सेल जो है ये फॉर्म हो रहा है और ये सारे के सारे डिसअपियर हो गए और यही इलांगेट होंगे। ठीक है, और इसमें फिर डिवीजन होगा, तो हम देखेंगे कैसे एंटीपोडल सेल, उसके बाद जो है चलेजल सेल, चलेजल एंड से लेकर के माइक्रोपाइलर एंड तक जो है इसका वेरिएशन होता है। ओके, सो स्टूडेंट, हमने देखा ये 1 सेल बन गया। सडनली क्या होता है, इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और डिवीजन स्टार्ट होती है तो कुछ जो है डिवीजन के बाद कुछ पोलर एरिया पे आके अरेंज जाते हैं। दोनों पोलर एरियाज है, इन दोनों पोलर एरिया पे कुछ सेल्स आकर के अरेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सेल डिवाइड हुआ। पहले सेल्स का डिवीजन होता है कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। बाकी ये सारे लगे होंगे। हमने एक रफली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। देखा आपने, ये क्या हुआ कि ये पहले इस फॉर्म में हुआ, 3 डीजनरेट हुए और ये पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इस सेल में डिवीजन होती है और ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बनाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें पोलराइजेशन होता है, कुछ सेंटर शेल में रह जाएंगे सेल, कुछ जो है इन दोनों, कुछ चलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड और कुछ चलेजल एंड में आ जाएंगे। ओके, और इनके नेम और फंक्शन बदल जाएंगे। देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे। नेक्स्ट, ये पिक्चर इरेज करते हैं और सो देखिए, मैंने उस स्ट्रक्चर को भी दिखा दिया कि कैसे वो डीजनरेट हो रहे हैं। देखिए, ये 3 सेल डीजनरेटिव होते हैं, जो कि थोड़े टाइम में ये डिटैच हो जाएंगे बॉडी से, और ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा फंक्शनल मेगास्पोर नेक्स्ट पिक्चर में ये इलांगेट हो रहा है और इसके न्यूक्लियस में कैरोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन हो रहा है। ओके, कैरोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है 1 सेल 2 न्यूक्लिएटेड हो जाता है। व्हाट, 1 सेल 2 न्यूक्लिएटेड। हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि इसमें कैरोकाइनेसिस जो है मियोसिस को फॉलो करता है और ये न्यूक्लियस जो है 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा 1 सेल 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। और तीसरे वाले में हम क्या देख रहे हैं कि एज यूजुअल हमने देखा कि यहाँ मियोसिस स्ट्रक्चर हो रहा है, सॉरी डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे भी मियोसिस होगा। और मियोसिस कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है। ओके, मदर सेल्स या पेरेंट सेल। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ से इसने क्या किया, इसको डिवाइड किया और इससे इसमें डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड किया, और मतलब इस तरीके से ये 8 न्यूक्लिएटेड और 1 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। फर्दर क्या होता है कि इसमें कुछ पोलराइजेशन होता है, कुछ सेंटर के तरफ जो है आकर के प्लेस्ड आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा यहाँ पे
कुछ पोलराइजेशन होता है, पोलर एज हम जानते हैं कि पोल पे ज्यादा जो है एनर्जीज होती है, तो कुछ सेल्स जो है पोल पे ही मर्ज जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, मर्ज जाते हैं। जैसे कि ये 3 सेल, ये 3 के 3 सेल जो होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, जो कि इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, जो कि एंटीपोडल सेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल सेल। ये चैलेजल एंड है आपका, ये भी याद रखिएगा, ये चैलेजल एंड है, सॉरी ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, पाइलर एंड, और ये आपका चैलेजल एंड है। ओके स्टूडेंट, सो हमने देखा कैसे एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब देखिएगा एक सेल जो होता है वो यहां से पुश प्रेशराइज्ड होकर के सेंटर की तरफ आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंटर में भी कुछ फोर्स लगते हैं, एज टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या होते हैं, बीच में आकर के पुश आते हैं, या ये कहीं क्या नाम है, मिडिल के टुवर्ड्स ये आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम नीचे की बात करें तो क्या देखेंगे कि 2 सेल्स जो है आपस में फिर से फ्यूज जाते हैं, 2 सेल्स में फ्यूजन होता है, और ये दोनों सेल्स जो है सिनर्जिक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और एक सेल जो होता है वो एग सेल का फॉर्मेशन कर देता है, जो जस्ट इसके पीछे मर्ज होता है। किसके? ये दो सिनर्जिक सेल के पीछे। ओके, और यहां से भी एक सेल जो है वो रिप्रेस होकर के कहा आते हैं, सेंटर में आते हैं, जो कि पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हमारे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देख लीजिए तो 7 सेल्ड है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये होल ऑफ द 7। ओके, ये देख लीजिए 7 न्यूक्लियस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए। अब हम देख लेते हैं कि इन एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, फिलिफॉर्म एपरेचर्स, इन सब के फंक्शंस क्या हैं। ओके, कुछ हम टर्म्स में देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिनर्जिड्स। स्टूडेंट, सिनर्जिड्स को हेल्पर सेल्स भी कहा जाता है और कोऑपरेटिव सेल्स भी कहा जाता है। वाई? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, अभी हम आपको लास्ट बताएंगे, और कोऑपरेट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद डीजनरेट होकर के पॉलन ग्रेन को सीधे एम्ब्रियो के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। अभी आगे कैसे क्लियर होगा इसको हम बताते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट सिनर्जी का क्या है, देखिएगा कि दिस सेल्स जनरली पोजेस अ माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस एंड द चैलेजल एंड। क्या कह रहे हैं, जनरली कहाँ पे पोजेस होते हैं, माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड पे। ओके स्टूडेंट, ये उसकी रिकॉग्नाइजिंग एरिया हो गई। ओके, और दूसरा क्या कि हम इसको हेल्पर सेल भी कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। आगे क्या देखेंगे हम कि इन सिनर्जिड्स के अंदर कुछ फिंगर लाइक अपीयरेंस क्रिएट होगी। ठीक है, फिंगर लाइक अपीयरेंस या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फिलिफॉर्म एपरेचर्स कह देंगे। क्या बोलेंगे, फिलिफॉर्म एपरेचर्स। जो आपने देखा था क्या, नीचे की तरफ यही तो है स्ट्रक्चर आपका, ये स्ट्रक्चर है ना, हम ये देखा था, ये 2 सिनर्जिड्स हैं और इसमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने थे, ये फिलिफॉर्म एपरेचर्स थे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि इट इज द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, each projection comprising a core of a microfimbriae enclosed in a sheath। क्या कह रहा है कि ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो कि नीचे माइक्रो फिम्ब्रीज में कन्वर्ट हो जाता है, और हर माइक्रो फिम्ब्रीज जो होती है और एक वो जो है एक सीथ में इनक्लोज होती है। ओके, इट्स मींस जो ये फिम्ब्रीज निकली हुई है ये एक सीथ से इनक्लोज होती है। ओके, यूजुअली वन सिनर्जिड्स स्टार्टेड टू डिजनरेट जस्ट विद पॉलिनेशन। हमने अभी बताया क्या कि साधारणतः क्या होता है कि जो एक सिनर्जिड होता है, ये 2 सिनर्जिड्स थे नहीं है, 2 सिनर्जिड्स, इसमें से एक सिनर्जिड्स डिजनरेट होने लगता है। कब? पॉलिनेशन के साथ ही, जब पॉलिनेशन स्टार्ट होता है तभी। और एक समय क्या होता है, ये कंप्लीटली डिजनरेट होता है और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं कि ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ताकि पॉलन ग्रेन डायरेक्टली एम्ब्रियो यानी कि इसके सेंट्रल सेल के पास पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको समझना है कि क्यों इसको हेल्पर सेल बोलते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है तब जब ये पॉलन ग्रेन को कहां तक,
सेंट्रल सेल या सेंट्रल सेल तक, सॉरी एग सेल तक पहुंचाने में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट हम एग सेल का क्या फंक्शन है यहाँ पे। सो एग सेल देखते हैं। एग सेल क्या है आपका, देखिएगा क्या है, लाइन वाइज देखते हैं क्या कि द एग सोर्स साइटोप्लाज्मिक पोलराइज्ड अपोजिट ऑफ द सिनर्जिड्स। क्या कह रहे हैं कि जो एग सेल होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक पोलराइजेशन होता है। हमने पहले ही बताया कि पोलराइजेशन होते हैं, और कुछ जो है न्यूक्लियस जो सिनर्जिड नीचे जो 3 सेल्स होते हैं वो क्या हो रहे थे, एक एग सेल में और 2 जो है सिनर्जिड सेल में कन्वर्ट हो रहे थे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक पोलराइजेशन होता है और ये सिनर्जिड के जस्ट अपोजिट आकर के एम्बेडेड हो जाते हैं। कौन, एग सेल्स। आगे देखिएगा, इट्स वॉल इज थिकर एट द माइक्रोपाइलर एंड। हाँ, एक चीज क्या, इनकी जो वॉल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड के अकॉर्डिंग काफी थीकर होती है। ओके स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, यूजुअली द एग हैज अ माइक्रोपाइलर वैक्यूल्स। एक चीज हमने दिखाया था अभी आपको कि जो माइक्रोपाइल्स होते हैं वो माइक्रोपाइल्स, सॉरी क्या हमने बोला कि एग सेल्स हैव माइक्रोपाइलर वैक्यूल। एग सेल के पास क्या होता है, माइक्रोपाइलर वैक्यूल होता है। ये देखिए जरा को, ये जो 2 सिनर्जिड सेल थे इसके पीछे क्या था, एक एग सेल था और यहाँ एक न्यूक्लियस और यहाँ पर कुछ वैक्यूल्स मौजूद थे। ठीक है, ये वैक्यूल्स क्यों यहाँ मौजूद होते हैं, ताकि एग सेल में टर्जिडिटी को बनाए रखे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिए, एंड अ चैलेंजल न्यूक्लियस। इसके अलावा एक चैलेंजल न्यूक्लियस भी है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टेड इज प्रेजेंट इन बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड सेल्स। एक चीज ध्यान रखिए, ये देख रहे हैं ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड है। ये देखिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये वही सेल चैप्टर का पार्ट है जिसमें हमने देखा था कि नाइबरिंग सेल से जो सेल कनेक्ट कराती हैं दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखिए, तो ये दोनों क्या है, इसके नाइबर सेल्स है, इन दोनों की वॉल क्या है, इसी से अटैच्ड है, डिफरेंट वॉल नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके लिए नाइबरिंग सेल्स है, ये नाइबर सेल्स जो है जो इस सेल्स की कनेक्ट करा रहा है, दिस सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। सो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या देखा कि प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इज प्रेजेंट इन बिटवीन व्हाट, एग सेल एंड सिनर्जिड सेल्स। ये देखिए, एग सेल, ये सिनर्जिड सेल्स है ये दोनों, और ये एग सेल, इन दोनों के बीच में है ये दिख रहा है, यही है आपका प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंटीपोलर और वेजिटेटिव सेल्स। ये क्या है, एंटीपोलर कहिए या फिर इन्हें वेजिटेटिव सेल्स कहिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दीज आर वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसेक। ये क्या है, ये एम्ब्रियोसेक का वेजिटेटिव सेल्स है। ओके, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट देयर आर 3 इन नंबर। या ऑलमोस्ट प्लांट में, स्पेशली एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, इनके ये 3 नंबर्स में मौजूद होते हैं। ओके स्टूडेंट, इनको वेजिटेटिव सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है जैसे ही पॉलिनेशन होता है ये तुरंत जो है डिजनरेट होकर के पोजेस आउट हो जाते हैं या डिस्कार्ड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट सेंट्रल सेल। टॉपिक है सेंट्रल सेल। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आप लोग को क्लू दे दिया है कि सेंट्रल सेल को लार्जेस्ट सेल बोलते हैं, और अपनी आज के थोड़ी ये जो नोट्स हैं उनमें भी हम आपको ये डिफाइन कर रहे हैं क्या कि ये एक लार्जेस्ट न्यूक्लियस के अंदर जो सेंट्रल सेल्स होते हैं, सॉरी एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो सेंट्रल सेल होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। देखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो शेप। ओके, जो हमने ये एम्ब्रियो शेप देखा था, और इसमें जो ये दिख रहा है, सॉरी वो तो सिनर्जिड्स का पार्ट है, और यहाँ से जो यहाँ तक पार्ट है ये फिलीफॉर्म अपरेचर्स हो गए, सॉरी सिनर्जिड हो गया, ये एंटीपोडल सेल्स हो गए। ओके, बाकी जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका यही तो सेंट्रल सेल है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेल, ये सारा का सारा सेंट्रल सेल में आएगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है, इट इनिशियली कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखिए स्टार्टिंग में इसके पास क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है इनके पास, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, जो बाद में क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। देखिएगा, विच फ्यूज्ड जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे होता है ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस थी ये फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद ये अपने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करके न्यूक्लियस यानी कि ट्रांसफर कर करके ये 2n सेल का फॉर्मेशन करती हैं। देखिएगा,
to form a secondary nuclei or definite nucleus to end। यानी कि ये क्या होती है, फ्यूज होकर के डेफिनेट न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट जाती है। सेकेंडरी न्यूक्लियस इज व्हाट, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। यानी कि अब ये आपका एम्ब्रियो कंप्लीटली फर्टिलाइज्ड हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने आपसे बताया था कि आज हमारे ये टॉपिक 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। कल हम पॉलिनेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये प्रॉमिस किया था कि Z4 वायरस के बारे में हम कुछ आपको डिफाइन करेंगे। सो देखते हैं ये Z4 वायरस है क्या। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या नाम है कि बोला था कि G4 वायरस के बारे में, या फिर अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि Z4 वायरस के बारे में डिस्कस होगा। क्या है Z4 वायरस, देखिएगा। ये आपका G4 वायरस जो कि आपने बहुत पहले 2009 में सुना था, स्वाइन फ्लू क्या हुआ है, डेवलप हुआ था। इट्स मीन्स कि स्वाइन फ्लू से एक तरीके से हाफ एपिडेमिक बोल लीजिए कि कगार पे आ गया था उस टाइम। ठीक है, उस टाइम हमने देखा था कि जो स्वाइन फ्लू था, स्वाइन फ्लू ये जो था वो H1N1 वायरस से डेवलप हुआ था। किससे? H1N1 वायरस से डेवलप हुआ था। ओके, G4 जो वायरस है वो भी इसी का इवॉल्व फॉर्म है। अभी इसका नेम जो है एग्जैक्टली G4H1N1 वायरस है। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि ये H1N1 वायरस की स्ट्रेन से ही मॉडिफाइड होकर के क्रिएट हुआ है। हमने देखा था कि स्वाइन फ्लू 2019 में पिग्स के थ्रू ह्यूमन में जा रही थी। पहले चाइना में ये डेवलप हुई। ओके, चाइना से ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ था, ये वो थ्रू आउट हुआ था। ओके, जब उस टाइम में, अभी क्या हुआ है 2020 में क्या हुआ है कि ये H1N1 वायरस जो है इवॉल्व करके ये इवॉल्व करके या कह सकते हैं कि म्यूटेट होकर के इन्होंने G4H1N1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, क्या हुआ, क्या है H1N1 G4 के फॉर्म में अगर के हुए क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ कि ये पहले पिग्स में गए। ठीक है, पिग्स के स्ट्रेंथ में इन्होंने इन्फेक्शन क्रिएट किया और उसके बाद क्या हुआ, इन पिग्स को जो ह्यूमन खाए उनमें भी इन्फेक्शन क्रिएट किया। तो चाइना की गवर्नमेंट में, स्पेशली चाइना में इस टाइम 10% पिग्स जो है वो क्या हो गई है, G4H1N1 वायरस से इन्फेक्टेड हो गई हैं। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना में अभी जो है कुछ ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बोल रहे होंगे कि H1N1 वायरस अभी पहले का हो चुका है। इट्स मीन्स क्या कि हमारी बॉडी ने उसके लिए एंटीजन बनाना सीख लिया होगा। सो हमें इससे डरने की बात नहीं है। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ये जो H1N1 जो था उस टाइम कुछ और था, अब ये G4H1N1 के साथ क्रिएट हुआ। इट्स मीन्स कि इसने अपने आप को अपडेट कर लिया है। इसमें जो एडवांस फीचर आ गए हैं और ये एडवांस फीचर जो है वो हमारी बॉडी में जो पहले मौजूद H1N1 वायरस से एंटीजन बनाए हुए WBCs हैं उनके लिए इनफ नहीं है। सो अगर इस पे हम स्पेशली चाइना ने इस पे रोक नहीं लगाया, वहां पे पिग्स को नहीं मारा, तो हो सकता है हमें सेकेंड पैंडेमिक के लिए तैयार रहना पड़े। क्योंकि अभी तो चाइना और यूएसए के साइंटिस्ट जो है ये पता लगाने पे तुले हुए हैं कि कहीं ये ह्यूमन टू ह्यूमन आउटब्रेक तो नहीं हो रही है। लेकिन मे भी हो सकता है कि संभावना ये भी हो कि ये पिग से ह्यूमन या ह्यूमन से ह्यूमन हो पा रहा है कि नहीं। अब जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है या नहीं। अगर ये आता है कि इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है तो फिर हमारे लिए जो है नेक्स्ट एपिडेमिक तैयार है। सो अभी तो हम सबको ये सजेशन देना चाहिए कि इंडिया स्पेशली चाइना की गवर्नमेंट को कि वो वहां के पिग्स को मरवाए और उसके प्रति मान लीजिए फार्मर्स के, तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस होगा। इस वजह से उन फार्मर्स को कुछ और जो है मुनाफा प्रदान करे ताकि उन्हें इसका कोई फैक्ट। अभी क्या है कि उनके लक्षण क्या है, इट्स मीन सिम्टम्स क्या है आपकी बॉडी में, फीवर, स्नीजिंग, नॉसिया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इसके लक्षण हो गए। बाकी जो है अभी इस पे चल रहा है रिसर्च,
अभी देखते हैं क्या होता है H1N1 वायरस का वैक्सीन जो है प्रोड्यूस हो पाते हैं कि नहीं। उस टाइम तो 2009 में हमने देखा था स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आ गया था, जिसकी वजह से हमने कंट्रोल कर लिया था। अभी कोई संभावना नहीं है कि इसके वैक्सीन आए हैं या नहीं। आ जाते हैं तो दैट इज द रिलीफ पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, पॉलिनेशन।